हेलो एवरीवन। आज हम लोग एक ऐसे इम्पोर्टेंट मुद्दे के बारे में बात करने वाले हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि आज हर तरफ बस एक ही चीज के बारे में बात की जा रही है, और ये इस वजह से इतना गुस्सा, इतना आक्रोश सभी में इसी वजह से है बिकॉज कहीं ना कहीं अनसेटिस्फैक्शन है। ठीक है, और वो अनसेटिस्फैक्शन आजकल हर कैटेगरी के लोगों के लिए है। वो हर एक एजुकेशन पार्ट में हर कैटेगरी पर्सन के लिए वो जो अनसेटिस्फैक्शन है वो आज सामने दिख रहा है, सबकी नज़रों में दिख रहा है। सब लोगों का ये जो प्रोसेस है, जो आंदोलन है, ये पूरा प्रॉपरली दिख रहा है। और आज इसी कैटेगरी में आज हम इंजीनियर्स के बारे में भी बातें करने वाले हैं कि इंजीनियर्स का भी एक ऐसा कैटेगरी है जिसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोग आज अनसेटिस्फाइड हैं, खासकर अपनी जॉब को लेकर, एग्जाम प्रोसेस को लेकर, जो भी प्रोसेस हो रहे हैं इन सभी को लेके जितना अनसेटिस्फेक्शन आज सभी के लोगों के लिए है, वो एक बहुत ही बड़ा एक महत्वपूर्ण मुद्दा है सभी के लिए। और आज मैं उसी के बारे में डिस्कशन करूंगा क्योंकि 2012 से मुझे पढ़ाते हुए आज 8 साल हो गए। मैंने ये चीज़ बहुत ग्राउंड लेवल से फेस की है कि आज जितने भी स्टूडेंट पास आउट होते हैं अपने डिप्लोमा कॉलेज से, अपने इंजीनियरिंग कॉलेज से, कहीं ना कहीं वो इस चीज़ से जाके आने वाले टाइम में इस चीज़ को फेस करते हैं। चाहे वो 12 हो, चाहे वो 13 हो, चाहे वो 14 हो, चाहे 15, 16, 17, 18, 19, 20, लगातार हर साल यही चीज किसी ना किसी एक लोगों को देखनी ही पड़ती है। तो आज हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे। जुड़े रहे लास्ट तक, बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें करने वाले हम लोग, और बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। जो बिल्कुल अहम मुद्दे हैं उन पर हम बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे अच्छी बात है कि जो भी मुहिम अभी चल रही है हर कैटेगरी के लिए हम लोगों को उनका सपोर्ट करना चाहिए। साथ साथ में जो भी कैटेगरी अनसेटिस्फाइड है उसको भी आगे सामने आना चाहिए और अपनी बात को रखना चाहिए। जैसे कि आज इंजीनियर्स के पॉइंट ऑफ व्यू को मैं उन सभी को लेके आगे आ रहा हूँ और चाहता हूँ कि सभी लोग उसका सपोर्ट करें और उसको आगे ले जाएं। हमारा हैशटैग स्पीकर फॉर स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग जॉब्स, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है सभी इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए जो लोग या बीटेक की से कंप्लीट किए हुए हैं, अपना बीटेक कंप्लीट किए हुए हैं और जॉब के लिए प्रोसेस में उन्हें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, और जो डिप्लोमा कैंडिडेट्स हैं उनको भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। जॉब क्राइसिस उनके सामने एक बहुत बड़ा एक इशू है। तो उन सभी मुद्दों पर हम लोग बात करेंगे, और ये बहुत ही ज़्यादा एक सीरियस इशू है। ऐसा नहीं है कि ये केवल केवल स्टूडेंट्स को ही लगता है, हम लोगों को भी ये महसूस होता है कि नहीं यार, ये बच्चों के लिए बहुत ही गलत हो रहा है, और हर एक उस पर्सन के लिए गलत हो रहा है जो इन सभी चीज़ों से अनसेटिस्फाइड है, सभी लोगों के साथ। तो सब लोग आज एकजुट हो जाओ। इट्स अ टाइम ऑफ यूनिटी। सभी लोगों को एकत्रित होना चाहिए, जुड़ना चाहिए। टीचर्स का भी एक ग्रुप एक साथ जुड़ना चाहिए, इसके साथ साथ स्टूडेंट्स का भी ग्रुप एक साथ जुड़ना चाहिए, और इसके तहत सब लोगों को लड़ना चाहिए। क्योंकि अगर हम आगे नहीं आएंगे तो कभी भी पीछे ये सारी चीजें हम लोगों के बहुत दूर चली जाएंगी और इतना गैप बन जाएगा कि वी कैन नॉट फुलफिल दिस टाइप ऑफ गैप्स। सो वी हैव टू अवेयर अबाउट दैट कि हम लोगों को आगे आके सबसे लड़ना चाहिए और इस चीज को कंटिन्यू रखना चाहिए, रोकना नहीं चाहिए। चाहे इसके लिए 1 महीने लगे, 2 महीने लगे, इसको कंटिन्यू रखना चाहिए। इस मुहिम को खत्म नहीं करना जब तक इस सिस्टम में चेंज नहीं आएगा। ठीक है ना? तो इसके बारे में हम लोग बहुत अच्छे ढंग से बात करने वाले हैं, और देखते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं। आजकल जो डिप्लोमा के बच्चे अपना फाइनल ईयर डिप्लोमा पास करने के बाद एक आस लेके बैठते हैं गवर्नमेंट की तरफ से कि मुझे एक आश्वासन मिलता है कि मुझे एक जॉब मिलेगी, और वो एक आश्वासन एक सपने की तरह रह जाता है और हमें नहीं मिल पाता है। वही इंजीनियरिंग के साथ भी हो रहा है। आजकल देख रहे होंगे आप लोग, इंजीनियरिंग में बीटेक के बाद में कुछ अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही है स्टूडेंट्स को। सब लोग स्किप कर रहे हैं, सब लोग छोड़ रहे हैं, बीटेक को नहीं कर रहे हैं। कॉलेज के अंदर वैकेंसीज खाली रह जा रही हैं, कॉलेज के अंदर सीट नहीं फुलफिल हो पा रही है। जबकि एक बात बहुत ही जरूरी है कि गवर्नमेंट या कोई भी अपने पूरे के पूरे इंडिया की बात करी जाए या किसी भी कंट्री की बात की जाए, उसको आगे बढ़ाने के लिए जितना इंजीनियर्स का रोल है वो सब लोग बखूबी जानते हैं कि आज हम लोग कुछ भी चीज़ें कर पा रहे हैं तो केवल केवल सबसे ज़्यादा जो योगदान है वो इंजीनियर्स का ही है। उसके बाद सोशल चीज़ें आती हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि इंजीनियर्स को आज वो फेस करना पड़ रहा है जहाँ पर इंजीनियर्स डेवलपमेंट होना चाहिए, वहाँ वो चीज़ स्पॉइल हो रही है, वो खत्म हो रही है पूरी तरह से। और हमें एक कौशल विकास योजना एक छोटे से पार्ट पे जाके सब चीज़ों को खत्म कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये बहुत एक बड़ा एक इशू है। ठीक है ना? और हम लोग इसी सभी चीज़ों से रिलेटेड बातें करेंगे। जो जॉब मेन प्रॉब्लम जो जॉब्स हैं उन पर हम लोग डिस्कशन करेंगे, और इसके साथ साथ मैं अपनी तरफ से जो मुझे लगता है कि क्या चेंजेस होने चाहिए, क्या सजेशंस होने चाहिए, वो भी मैं साथ साथ में बताऊंगा। ठीक है?
तो देखते हैं कि क्या ऐसी चीजें हैं जो इश्यूज सामने आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं। मैंने 7 बड़े बड़े इश्यूज को सामने रखा हुआ है और ये 7 बड़े बड़े इशू बहुत ही जरूरी हैं, खासकर जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो अभी तक होता आ रहा है मैं उन पर बात करने वाला हूँ। हर एक उस बच्चे के दर्द के बारे में बात करने वाला हूँ जो वो महसूस कर रहा है। आज वो इस सिचुएशन पर है कि उसे लगता है कि अब मैं क्या करूंगा जिंदगी में। तो पहला सबसे बड़ा इशू है जो कि बहुत ही गलत है और इसको बिल्कुल सही होना चाहिए, वो ये है कि जो मॉडिफिकेशन है नोटिफिकेशंस में, वो बहुत ही जरूरी एक अहम मुद्दा है। नोटिफिकेशंस में मॉडिफिकेशन होना चाहिए। मैं बताऊंगा इसके बारे में कि क्या ऐसा होना चाहिए जो आजकल स्टूडेंट्स के लिए सबसे जरूरी है। कभी भी नोटिफिकेशंस आता है तो उसमें ये सब क्लियर नहीं होता है, बस ये क्लियर होता है कि ये नोटिफिकेशन की डेट है और इतने तारीख तक इसको जमा कर देना है फॉर्म को, इतने तारीख तक फीस जमा कर देनी है, लेट हो गया तो फिर सब फॉर्म निकल जाएगा हाथ से। समझ रहे हैं आप सभी लोग? तो उसको इतना ज्यादा फोकस किया जाता है लेकिन उसमें यह मेंशन नहीं किया जाता है कि किस दिन एग्जाम होगा, किस दिन ज्वाइनिंग होगी, किस दिन हमारा प्रॉपर सिलेक्शन होगा, किस दिन रिजल्ट आएगा। इन सभी पॉइंट्स पर कोई बात नहीं होती। तो दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैं चाहता हूं अपनी तरफ से ये कि ऐसा कुछ चेंज हो कि नोटिफिकेशन में एवरीथिंग शुड बी मेंशन्ड, कि हमें पता होना चाहिए कि अगर हम तैयारी कर रहे हैं या अगर हम किसी भी चीज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो उस जगह पर ये पॉइंट सामने आए कि हाँ मैं 1 साल दूंगा अपना, 1 साल पढ़ाई करूंगा, उसके बाद में इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन ऑफ टाइम तक मुझे जॉब मिल जाएगी। एग्जाम्पल है हमारे लोगों के सामने। ऐसा नहीं है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसा काम नहीं कर रही है। यूपीएससी पूरा प्रॉपर एक टाइम ड्यूरेशन होता है, सबको पता होता है कि मैं प्री दूंगा, मेंस दूंगा, इंटरव्यू फाइनल हो जाएगा। बट जो छोटे एग्जाम्स हैं उसमें कुछ भी नहीं ऐसा। उन लोगों को पूरी अपना जो उनके पास में एज लिमिट होती है वो तक निकल जाती है, वो लोग उसी नोटिफिकेशन के सहारे रह जाते हैं। लोग प्राइवेट जॉब छोड़ के केवल उस एग्जाम के लिए अपनी जॉब छोड़ के आते हैं और पता चलता है कि 2 साल तक उनको कुछ भी नहीं मिल पा रहा है। तो इट शुड बी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि नोटिफिकेशंस में ऐसी चीजें मेंशन होनी चाहिए कि कोई भी बच्चे के अंदर इतना श्योरिटी हो कि अगर वो 500 रुपए इन्वेस्ट कर रहा है उस फॉर्म में और अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहा है, अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, सब कुछ इन्वेस्ट करने के बाद भी उसको ये क्लियर नहीं होता है कि एग्जाम कब होगा और कब मेरे रिजल्ट मिलेगा, मुझे कब मुझे जॉब मिलेगी। जॉब कम आए ज्यादा है डजंट मैटर, बट कम से कम जो भी बच्चे उस पर एफर्ट लगा रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, जिन्होंने जान लगाई है बचपन से आज तक उस जगह तक पहुंचने के लिए, एक सपना देखा है और वो आज नहीं पूरा हो रहा है, बस एक तरह के जिसका कोई भी प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं है और उस मैनेजमेंट की कमी की वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं। जबकि ऐसा नहीं, इसे सुधारा नहीं जा सकता, सुधारा जा सकता है जब एक पर्टिकुलर 8 साल का, मैं अभी आगे इसके बारे में बताऊंगा कि इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में जाने कितने चुनाव हो जाते हैं, जाने कितनी चेंजेस हो जाते हैं, रात भर में चीजें बदल के कुछ और हो जाती हैं लेकिन एग्जाम नहीं हो पाता है। लोग रात रात भर जाग जाके पढ़ते हैं लेकिन एग्जाम नहीं हो पाता। ये अपने में कितनी शर्मनाक बात है। गवर्नमेंट को इसके बारे में सोचना चाहिए और हम लोगों को खड़ा होना चाहिए। नहीं खड़े होंगे तो कुछ नहीं हो सकता है। एक दिन ऐसा आएगा कि सब लोग सोचेंगे कि आज हम जी रहे हैं तो बस केवल किस लिए कि जी रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। ये दिन आ जाएगा एक दिन, लोग जीने को भी ये सोचेंगे कि ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी, हम जी पा रहे। तो ऐसा दिन ना आए उसके लिए हम लोगों को खड़ा होना पड़ेगा। और डजंट मैटर कौन सी गवर्नमेंट है, कौन सी गवर्नमेंट नहीं है, हमें खड़ा होकर इस बात पे बात करनी पड़ेगी। और आज वो समय है कि सबको इसको शेयर करना चाहिए, सभी लोगों को साथ आना चाहिए और सभी लोगों को, जितने भी जो ट्रेंडिंग हमारे हैशटैग्स हैं उनको सपोर्ट करना चाहिए, उनके लिए खड़ा होना चाहिए सभी लोगों को, चाहे वो टेक्निकल हो, चाहे वो नॉन टेक्निकल हो, चाहे वो हर कैटेगरी जो अनसेटिस्फाइड है उन सब के लिए। मैं खुद कोशिश कर रहा हूँ कि इंजीनियरिंग जो पूरा बैकग्राउंड है, इंजीनियरिंग का जो कैटेगरी है, उस पर अभी तक कोई भी नहीं आया सामने कि उसके लिए कुछ बोला जा सके, उसके लिए कुछ करा जा सके। तो मैं सभी लोगों से सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि सब लोग एक साथ जुड़े। जितने भी लोग इंजीनियरिंग पार्ट में आप अपने लेवल पे काम कर रहे हैं, लोगों के लिए पढ़ा रहे हैं, लोगों के लिए काम कर रहे हैं, वो लोग सब लोग जुड़े और इसके लिए लड़ें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है, ठीक है। और दूसरा इंपॉर्टेंट मैं बात करने वाला हूँ कि जो वैकेंसीज आती हैं वो एक रेगुलर इंटरवल में आनी चाहिए। रेगुलर इंटरवल में आनी चाहिए कि हर साल जब बच्चा 3rd ईयर पास कर रहा है तो हर साल तो एडमिशन हो रहे हैं डिप्लोमा कॉलेजेस में, इंजीनियरिंग कॉलेज में, बच्चा 3 साल बाद निकल रहा है तो कहाँ जा रहा है, उसको भी तो वैकेंसी चाहिए ना, उसको भी तो जगह चाहिए। और लोग जो उसमें बहुत पुराने सालों से हैं उनको निकालना चाहिए। पता चल रहा है कि एज खत्म हो गई है, कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं, इफेक्टिवनेस बिल्कुल है ही नहीं उसमें, और फिर भी उसको जॉब के अंदर बैठा के रखा गया है।
70-75 साल होते जा रहे हैं, क्या कर पाएंगे वो लोग? बैठे बैठे कुछ नहीं होता है, 1% का काम नहीं हो पाता है। जो यंग जनरेशन का आदमी है, जिसकी इफिशिएंसी ज्यादा है, जो 8 घंटे में प्रोडक्टिविटी दे सकता है, उसको ना रख के वो बूढ़े आदमियों को रखा गया है। उसको निकाला जाए और रेगुलर बेसिस पे एक इंटरवल में जॉब निकाली जाए। ऐसा नहीं है जॉब नहीं निकाली जा सकती है। जब इंजीनियरिंग कराने के लिए इतनी वैकेंसीज कॉलेज को दी जा सकती हैं कि कॉलेज में अंदर सीट बढ़ाई जा सकती है कि मैकेनिकल ब्रांच में इस कॉलेज में 360 सीटें हो जाएंगी। अब वो 360 बच्चों का क्या किया जाए जब वो वैकेंसी ही नहीं निकाली जाएगी? और इसमें सबसे बड़ा एक जो गवर्नमेंट का अपना एक स्टेटमेंट है कि नहीं, गवर्नमेंट में हम इतनी वैकेंसी कैसे दे सकते हैं, तो उसके लिए भी मैं बात करूंगा कि गवर्नमेंट में अगर वैकेंसी नहीं निकाल सकते हैं आप, तो उसके लिए भी कुछ प्रोसेस दीजिए ना कि वो बच्चे कहाँ जाएंगे, उनके लिए भी तो कुछ होना चाहिए। बट क्या है कि वो सब चीजें नहीं है। आपने पैसा दिया, गवर्नमेंट कॉलेज में हमने पढ़ा, और बिल्कुल निहायती खराब एजुकेशन सिस्टम, जिसके बारे में भी मैं बात करूंगा अभी। तीसरा जो सबसे अहम मुद्दा है एसएससी जेई को लेके, एक सेंट्रल का एकमात्र एक ऐसा जॉब है जिसको एसएससी जेई बोलते हैं, जिसमें हर एक डिप्लोमा की एक उम्मीद होती है कि मुझे एक एसएससी जेई जैसे बड़े जॉब को देना है जाके। उस एसएससी जेई के जॉब के लिए पूरा का पूरा इंडिया एक साथ लगता है और उसमें बहुत लोग फॉर्म भरते हैं, बट उसमें वैकेंसी के नाम पे कुछ नहीं, बस केवल एक आश्वासन, बस आश्वासन, बेटा तुम एसएससी जेई का फॉर्म भरो, बस लोग घर पे एसएससी जेई की मैं तैयारी करने जा रहा हूँ। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि एसएससी जेई अगर सेंट्रल लेवल का है तो कम से कम उसमें दिखना चाहिए ना कि इतनी वैकेंसी आ रही है। अगर यूपीएससी में आईएएस की जॉब निकलती है तो उसमें दिखता है कि 1000 वैकेंसी है, हर साल उतनी रहती है। तो इसमें ऐसा क्यों नहीं? क्यों इसमें ऐसा है कि सिविल डिपार्टमेंट में बहुत वैकेंसी और मैकेनिकल में बिल्कुल नहीं? मैकेनिकल क्या कोई खराब है? क्या मैकेनिकल में हम सीट कम कर देते हैं एडमिशन के समय? उतनी ही रखते हैं, फिर भी उसको उस पर्टिकुलर पार्ट में कम रखा जा रहा है। व्हाई? दैट इज द क्वेश्चन। और ये हम नहीं पूछ रहे, ये हर एक बच्चे का क्वेश्चन है जो उस चीज को फेस कर रहा है। उसमें भी बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जो कि स्ट्रक्चर में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। उत्तर प्रदेश, जो कि पूरे इंडिया का एक सबसे बड़ा जनसंख्या का पार्ट, जहां पर हम लोग बात करने वाले हैं, और उस जगह पर जो भी डिप्लोमा कैंडिडेट्स हैं उन सभी को एक ऐसे स्ट्रक्चर के अंदर रखा गया जहां कुछ ऐसे वैकेंसीज भी आ रहे हैं जिसमें कि साफ साफ मेंशन कर दिया जाता है कि स्पेशलाइज्ड पर्सन को हम नहीं लेंगे। तो ये सब बातों पे भी मैं बात करूंगा। इसके साथ साथ सेल एक हमारा पीएसयू, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसका जो बहुत ही बड़ा एक, मैं बताऊंगा इसके बारे में, एक बोकारो और बनपुर का जो एग्जाम कंडक्शन हुआ था उसके बारे में मैं बताऊंगा, इसमें कितना बड़ा एक लीक या लूप होल है, उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। इसके साथ साथ जो बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है, ये हर एक उस बच्चे के लिए जो आज डिप्लोमा में है, उस सभी के लिए है। यह है यूपीबीटी का जो ब्रांच का इशू है, और ये कुछ अच्छे एग्जाम्स में, जो एनपीसीआईएल जैसे बड़े बड़े एग्जाम्स में है ऐसा, मैं इनके बारे में भी बात करूंगा। इसके साथ साथ जो मेरा सबसे बड़ा इशू है वो है, अगर आप गवर्नमेंट में जॉब नहीं दे सकते हैं, आपके पास नहीं है जॉब, तो कुछ ऐसा तो बनाइए। जब आप बेच दे रहे हैं, सब सब प्राइवेट कर दे रहे हैं, तो प्राइवेट के लिए कुछ सिस्टम बनाइए कि बस केवल हवा हवाई में ही बात बोलनी है सब कुछ। उसके लिए एक बेस बैकग्राउंड, पूरा एक प्रॉपर सिस्टम होता है, एक मैनेजमेंट पार्ट होता है, वो तक नहीं हमने बनाया, और अचानक से सब चीजें चेंज कर देने चाहे। अचानक से कुछ नहीं चेंज होता है, जो भी हम करते हैं वो सब खराब हो जाता है, और कुछ दिन बाद ये सब दिखने लगता है, कुछ दिन बाद दिखने लगता है। ज्यादा दिन इंतजार नहीं करना पड़ता है। आप गवर्नमेंट आए हुए ज्यादा दिन नहीं हुए, लेकिन पता चल रहा है आज के समय पे, जो स्टार्टिंग के स्टेटमेंट थे जहां सब लोग सपोर्ट करते थे, आज वो स्टेटमेंट उसी आक्रोशन में है, और सभी लोग उसको कितना ज्यादा त्रस्त है उस चीजों से, आज वो दिख रहा है सबको, और वो चीजें बहुत जरूरी हैं, इसके लिए सबको खड़ा होना पड़ेगा। और ये है मॉडिफिकेशन इन प्राइवेट सेक्टर रिक्रूटमेंट प्रोसेस। मैं आपको बता दूं, कौशल विकास योजना एक जो योजना आई, इट इज अ गुड थिंग, बहुत अच्छी चीज है, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन जो हुआ है वो बहुत ही गलत तरीके से हो रहा है। आजकल प्राइवेट कंपनीज के बारे में बताऊंगा कि प्राइवेट कंपनीज इससे किस तरह से फायदा उठा रही हैं और बच्चों का शोषण हो रहा है पूरी तरह से, इसके बारे में मैं बात करूंगा। और जो आखिरी है, जो सबसे बड़ा गवर्नमेंट का एक फ्रॉड बोल सकते हैं इसको, गवर्नमेंट का एक सबसे बड़ा जो बहुत ही शर्मनाक चीज है, जो है रेवेन्यू जनरेशन, जिससे वो पैसा इकट्ठा कर रहे हैं और उसको अपने लिए यूज कर रहे हैं, हमारा ही पैसा अपने लिए यूज कर रहे हैं। और हमें क्या दे रहे हैं उसके बदले में? बस एक चीज, और वो है आश्वासन, बस आश्वासन, तसल्ली कि बेटा होगा, सब होगा, मिलेगा, तुम्हें भी मिलेगा, लेकिन कब, इसका कुछ ठिकाना नहीं।
तो आज मैं इन सभी के बारे में बात करने वाला हूं और सभी लोगों को इसको शेयर करना चाहिए और सभी लोगों को आगे खड़ा होना चाहिए। आगे किस चीज के बारे में बात कर रहा हूं? स्पीक अप फॉर इंजीनियर्स जॉब। हैशटैग हर जगह यूज होना चाहिए इसको, स्पीक अप फॉर इंजीनियरिंग जॉब्स। अगर इंजीनियर्स का पूरा समूह जो है वो आगे आता है। पहला जो मैं मुद्दे के बारे में बात कर रहा था वो था हमारा मॉडिफिकेशन इन नोटिफिकेशंस ऑफ एवरी एग्जाम्स। पहली बात सबसे जरूरी कि रिटर्न एग्जाम्स जो होते हैं और इंटरव्यू डेट होती है वो नोटिफिकेशन में मेंशन होनी चाहिए। इसके साथ साथ रिजल्ट डेट भी मेंशन होना चाहिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डेट भी मेंशन होनी चाहिए और ज्वाइनिंग डेट भी मेंशन होनी चाहिए। ये सब जब मेंशन होगा तो बच्चे को श्योरिटी रहेगा, वो अपना कुछ भी बहुत सारा चीज रिस्क पे रखने के बाद अगर वो मेहनत करता है, दम लगाता है, पैसा लगाता है, इन्वेस्टमेंट करता है हर चीज की, तो उसको इस चीज की श्योरिटी होनी चाहिए कि हाँ चलो मैं अपनी लाइफ का 1 साल 2 साल लगा देता हूँ, जॉब मिल जाएगी। नहीं मिलेगी तो मैं कुछ और कर लूंगा। दुनिया में केवल एक ही चीज नहीं है कि मुझे सरकारी नौकरी मिले, बहुत सारे ऐसे काम है, लेकिन आश्वासन दलदल होता है जिसमें आदमी फंसता चला जाता है। नहीं चलो एक बार और कर लेते हैं, एक बार और कर लेते हैं, एक बार और कर लेते हैं, करते 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 लोग बूढ़े हो गए, सबके हाथ से ओवर एज हो गए, कुछ नहीं मिला उनको। लेकिन बात यहाँ पर सबसे जरूरी है कि ये सब जब तक मेंशन नहीं होगा तब तक कुछ भी सही नहीं होगा। और ये केवल उन लोगों के लिए हो रहा है जो लोग छोटी कैटेगरी की जॉब कर रहे हैं। बड़ी कैटेगरी की भी जॉब में ऐसा नहीं है, लेकिन जब हम लोगों सामने आते हैं, हम लोग जब आंदोलन करते हैं, हम लोग जब खड़े होते हैं, तब जाके सिस्टम में चेंज आता है और फिर जाके कुछ एक्शन लिया जाता है। तो हमें खड़ा होना पड़ेगा अगर ये सब सुधार लाने हैं तो। और इन सबको सब लोगों को शेयर करना है, इस पूरे वीडियो को शेयर करना है। मैंने एक एक पॉइंट को बहुत बेहतरीन तरीके से मेंशन करने की कोशिश करी, और अगर आपको लगता है इसमें और भी चीज कुछ ऐड करनी चाहिए तो यू हैव टू ऐड, मेक द वीडियो अगेंस्ट दिस टाइप ऑफ पॉलिसीज। सेकेंड जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसके बारे में बात करूंगा, वैकेंसी शुड बी इन इंटरवल, जो मैंने स्टार्टिंग में इशू के बारे में बात किया था। इसका सबसे जरूरी पार्ट ये है कि हर डिपार्टमेंट में वैकेंसी आनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिंगल एक डिपार्टमेंट में हर साल वैकेंसी आ रहा है, दूसरा डिपार्टमेंट में 4-4 5-5 साल तक वैकेंसी नहीं आ रहा है। क्या उसके अंदर रिटायरमेंट नहीं होती है? क्या उसके अंदर वैकेंसी नहीं आएगी? यूपीआर विनर पता ही नहीं चल रहा है कब पेपर होने वाला है, कुछ भी नहीं, कोई भी क्लियर नहीं है उसका। मतलब एक हद हो गई है एक चीज की कि एग्जाम ही नहीं क्लियर हो रहा है, एग्जाम ही नहीं आ रहा, डेट ही नहीं आ रहा किसी चीज का, कोई पेपर ही नहीं हो रहा। अरे उसको खत्म कर दो, उस डिपार्टमेंट को ही खत्म कर दो। किसी के मन में ये तो नहीं आना चाहिए नहीं यूपीआर में जैसी कोई चीज थी। लोग ये भूल ही जाएंगे, आने वाला जनरेशन, आने वाला जो स्टूडेंट है वो तो भूल ही जाएगा कि यूपीआर विनर जैसा कुछ नाम भी है। उसे नाम ही नहीं याद, उसे एक ही नाम याद आता है एसएससी, उसके अलावा कोई नाम ही नहीं याद आता। कैसे आएगा जब एग्जाम ही नहीं हर साल हो रहा है उस पर? तो इस सब पर बहुत ज्यादा जरूरी है बात करना, और मैं उसके लिए ही बात कर रहा हूँ कि हर डिपार्टमेंट में जॉब आना चाहिए और रेगुलर इंटरवल में आना चाहिए। तो हर डिपार्टमेंट में जॉब आना बहुत जरूरी है। और साथ ही साथ में कि अगर बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता है तो वहां पर वेटिंग लिस्ट का भी प्रोसेस हो। और वेटिंग लिस्ट तो एक तरह का फिर से वही है ना, आश्वासन है कि होगा बेटा तुम्हारा होगा। बार्क में आया था, पीछे वेटिंग में पड़े हैं सभी लोग, हो रहा है। एलपी में आया, वेटिंग में आया, हो रहा है। कब होगा कुछ आइडिया नहीं इसका। इसके साथ साथ एक बहुत ही जरूरी पार्ट है जिसके बारे में मैं बहुत ज्यादा बात करने वाला हूं, वो है यूपी 8080 जेई। यूपी 8080 जेई एक सबसे बड़ा, समझ लो इस पे तो गुस्सा ही है बस केवल। यूपी 8080 जेई आप समझना, यूपी पीएससी जेई 2013 का जो वैकेंसी आया था उसके बारे में, नोटिफिकेशन के बारे में दिखा देता हूं आपको। ये देखो 13 का नोटिफिकेशन, 13 का जो पर्टिकुलरली एग्जाम हुआ था वो 15 या 16 के समथिंग हुआ। 19 में उसका क्या हुआ रिजल्ट, 19-20 में रिजल्ट आया। मतलब ज्वाइनिंग उसकी अभी भी क्या है बताओ, पेंडिंग। मतलब कि सब कुछ हो गया मगर अभी ज्वाइनिंग नहीं आ पाई। 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, यार इतने साल में तो क्या हो जाएगा। मतलब 2013 में जिसने फॉर्म भरा होगा वो तो भूल भी गया होगा कि मेरा क्या होने वाला है। तो ऐसी सिचुएशन है, इस तरह की सिचुएशन है कि 13 हो गया, 8 साल हो गए, आज तक कुछ क्लियर नहीं। 8 साल में कितने बार चुनाव हो चुके हैं, लेकिन ये नहीं क्लियर हो रहा है कि 2013 की वैकेंसी की अभी कुछ भी फाइनलाइज नहीं हुआ है, ज्वाइनिंग नहीं मिल पाई है लोगों को। लोग बेचारे अभी भी उस चीज को लेके एक आश्वासन लिए बैठे। और इसके बाद 2016 को तो देखो, 2016-18 बेचारे बच्चे जो फॉर्म भरे सब अभी का अभी कुछ भी नहीं क्लियर है। ना एग्जाम आया कब होने वाला है, कोई भी बात नहीं। मतलब एग्जाम का कुछ पता ही नहीं है, कोई भी डेट नहीं क्लियर है कब होगा। बस हाँ आ रहा है, फिर चेंज हो रहा है, फिर आ रहा है। और 2016 का तो अभी एक और रिसेंट अपडेट कि उसमें वैकेंसी भी घटा दी। मतलब एग्जाम हुआ नहीं और वैकेंसी पहले ही घटा दी। मतलब
हद हो गई है चीज की कि क्या कर रहे हैं, क्या गवर्नमेंट कर रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। 2016 का अभी कुछ क्लियर नहीं हो रहा है और 18 का नोटिफिकेशन आ भी गया, बच्चों से पैसा उसका भी जमा हो गया, मतलब 16 का फॉर्म आया उससे भी पैसा जमा हुआ, 18 में भी पैसा जमा हुआ, मतलब बीच में इतने जो चुनाव हुए ना उसके लिए जो पैसे की जरूरत थी ना वो सब यहाँ से फुलफिल हो रही, सब फुलफिल हो रही है यहाँ से। 18 का भी अभी कुछ क्लियर नहीं, 18 का तो यहाँ तक कि ये भी नहीं बताया कि कैसे क्या होना है, पेपर में क्या आएगा, क्या एग्जाम सिलेबस है, ये भी नहीं बताया गया, ना ही कुछ भी चीजें नहीं, बस नोटिफिकेशन आ गया, भैया इस दिन नोटिफिकेशन डेट है और इस दिन तक पैसा नहीं जमा करोगे, इस दिन तक अगर फॉर्म नहीं भरोगे तो तुम नहीं भर पाओगे। मतलब होड़ लगी हुई है, बस फॉर्म भरते रहो, एग्जाम का कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा है। तो ये सारी चीजें, और बच्चा जो जो फॉर्म भरा है वो आज 18 पे आके 13 वाला बच्चा, 16 वाला बच्चा जो है उसकी मान लो कोई भी एज थी, अब वो 18 पे आके अभी 1 साल बाद ओवर एज होने वाली है। तो अगर इस सभी आक्रोशन के बाद में 2020 में या 2019 में फिर से यूपी ट्रिपल एस की वैकेंसी निकलेगी, बताओ, वो तो ये फॉर्म पहली बार दे ही नहीं पाया, ओवर एज हो गया, तो अगली भी चीजें सारी उसके यहाँ से निकलेगी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ये सारी चीजें ऐसे चलती रही ना तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। और ये देखो, ये है रिक्रूटमेंट के जो डेट आई थी, ये सभी रिक्रूटमेंट का जो नोटिफिकेशन है वो आया हुआ का नोटिफिकेशन मैंने आपको सबको दिखा रहा हूँ। 10 दिसंबर 2016 में रजिस्ट्रेशन हुआ था, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, यूपी ट्रिपल एस जेई की मैं बात कर रहा हूँ, और उसके बाद में शुल्क जमा करने का साफ साफ लिखा, ऑनलाइन शुल्क जमा करने की जो प्रारंभ होने वाली तिथि है वो है 29 दिसंबर 2016। उसके बाद में सारा प्रोसेस इतना लंबा रखा कि बच्चा बस ज्यादा से ज्यादा लोग उसमें आए, ज्यादा से ज्यादा लोग पैसा जमा करें, ज्यादा से ज्यादा लोग पार्टिसिपेट करें। अब वैकेंसी नहीं क्लियर करानी है, कुछ भी नहीं कराना है, बस एक तरह का प्रोपोगेंडा बनाना है कि बस वैकेंसी निकालते रहो, एग्जाम नहीं कराना है। ट्रिपल एस जेई, अगर ये एग्जाम अभी नहीं हुआ, सब लोगों को इतना ज्यादा शेयर करना है हैशटैग ट्रिपल एस जेई पूरा, जब तक एग्जाम नहीं हो जाता इसको खत्म ही कराना। 7 16 18 सब एग्जाम पेंडिंग पड़े हुए हैं, इनको पूरा सब लोग को शेयर करना है इस चीज को, ठीक है। ये तो था यूपी ट्रिपल एस जेई का, और यूपी ट्रिपल एस जेई की हालत बहुत खराब है, मैं इसमें बोलूँ तो बोलते ही रहूँ शाम तक, ठीक है ना। तो इस वजह से बहुत ही जरूरी है आप सब लोगों को इस पर ध्यान देना है, यूपी ट्रिपल एस जेई वाले बच्चों को, और निराशा नहीं रखनी है। आश्वासन अगर उन्होंने दिया है तो हमारा हक बनता है उनसे लेने का, हमने पैसा दिया है, हमारा हक बनता है कि वो एग्जाम कंडक्ट हो, पेपर हो, रिजल्ट आए और हम पेपर दें। इसके साथ साथ एसएससी जेई एग्जाम, एसएससी जेई एग्जाम का तो पूछो नहीं, एक पूरे साल का एग्जाम जो होता है वो पूरा कंडक्ट होने में कितना पीछे चला गया है वो देखने में भी पता चलेगा। अगर 2018 में कोई 2018 का नवंबर जो मंथ होता है, किसी भी सन का जो नवंबर मंथ होता है उस समय आना चाहिए हमारे एसएससी जेई का नोटिफिकेशन, और आने वाले अपकमिंग एग्जाम का नोटिफिकेशन होता है। मतलब नवंबर 2020 की मैं बात करूं तो नवंबर 2020 में 2021 का नोटिफिकेशन आना चाहिए, और 2021 का कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। नवंबर अभी आने को है, 2 महीने देख ले, नहीं आएगा तब भी नहीं आएगा। अरे जब 2020 का नोटिफिकेशन नहीं आया 2021 का क्या आएगा? मतलब 2 साल हम पीछे चले गए, मतलब 2 साल से कुछ पता नहीं, इतना पीछे चल रहा है, पता नहीं कहाँ सोया हुआ गुमनाम, पता नहीं कौन सी जगह में एसएससी चला गया है, कुछ ही नहीं पता आ रहा है। एक एग्जाम होता है सेंट्रल लेवल में, एक एग्जाम केवल जूनियर इंजीनियर का, उसका नाम एसएससी, और तो सब बीच में सपोर्ट दे रहे हैं, पीएसयूज आके सपोर्ट दे रहे हैं जो पहले नहीं हुआ करते थे, आज तो दे रहे हैं सपोर्ट, तो कुछ राहत है, कुछ लोगों को कुछ मिल पा रहा है। नहीं तो एसएससी जेई के अगर अकेला होता तो कहानी खत्म हो गई होती पूरी। एसएससी जेई 2019 18 का भी मेंस का रिजल्ट ही पेंडिंग है पूरी तरह से, अभी दे रखा कि हाँ आएगा, अभी आने वाला, अभी आया नहीं है, मतलब रिजल्ट नहीं निकाल पा रहे हैं, पता नहीं क्या हो रहा है। पेपर हो चुका है, रिजल्ट नहीं निकल पाएगा क्या? कोरोना में रिजल्ट की कोई समस्या है क्या? मतलब रिजल्ट तो निकाल दो, आदमी को तसल्ली तो मिल जाए मेरा हो गया है, नहीं हो उसका कोई मतलब ही नहीं, वो अभी कुछ नहीं हो पा रहा है उनसे, इतना ज्यादा रायता फैल गया है पूरा कि कुछ नहीं हो सकता है। 2019 में एग्जाम अभी भी उसका पेंडिंग है, कुछ नहीं क्लियर है कि कब एग्जाम होने वाला है। आ गया 27 अक्टूबर डेट, देखते हैं क्या होता है, एग्जाम तो हो नहीं पाएगा, आप सबको पता ही है कोरोना का प्रॉब्लम चल रहा है, और आप सभी लोग कर रहे हैं तो भाई पूरा प्रेशर है तो करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो या चल तो रहा है ना मूवी पूरी लगातार, जब तक एग्जाम नहीं हो जाते तब तक सबको लगातार लगे रहना है, कहीं कुछ सड़क पे नहीं जाने की जरूरत है, यूज दी सोशल मीडिया। और 2020-21 की तो बात ही नहीं करनी चाहिए, कोई नोटिफिकेशन का आता पता कुछ नहीं।
मतलब 2 साल से कोई नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है। मैं आप सबको बता दूं कि जूनियर इंजीनियर में अगर बात करी जाए तो टेक्नीशियन पोस्ट में इसरो जैसा डिपार्टमेंट जो सबसे एक बेहतरीन काम करने में, एग्जाम सारा कंडक्शन प्रॉपर होता है, एक साल में ज्यादा से ज्यादा वैकेंसीज भी निकालने की, ज्यादा से ज्यादा फॉर्म भी निकालने की कोशिश करी जा रही है। यही लोग ऐसे हैं जिनकी वजह से जो एक सीरियस स्टूडेंट है उनको कुछ मिल पा रहा है, लेकिन हर लोग नहीं सीरियस है, हर लोग उतना पढ़ने में नहीं अच्छा है, सबको चाहिए जॉब, तो कुछ तो मिलना चाहिए ना, कहीं से और भी जगह से तो वैकेंसी आनी चाहिए सबके लिए। कुछ ऐसा नहीं, एसएससी जेई कुछ नहीं हो रहा है। इसके बाद हम सेल की बात करते हैं। सेल का बहुत ही बड़ा इशू है। इन्होंने जो बर्नपुर वाला एग्जाम हुआ था वो एग्जाम ही नहीं हुआ, मतलब नोटिफिकेशन आ गया, पैसा जमा हो गया, पैसा क्या, एग्जाम फीस थी 250 रुपए, और जो कैंडिडेट अप्लाई किए सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल ये सारी ब्रांचेस का अप्रोक्सीमेट 1 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है, और 250 रुपए सबकी जनरल ओबीसी की फीस थी, और 275 वैकेंसी का रिक्रूटमेंट निकाला गया था, और इसका कोई एग्जाम नहीं हुआ है। और ये मैं बता दूं, इसका नोटिफिकेशन जो आया था 2018 की नवंबर में इसका नोटिफिकेशन आया था, और अभी तक इसका कुछ पता नहीं। आज 2020 खत्म होने वाला है, 2 साल होने जा रहे हैं, एग्जाम का कुछ पता ही नहीं है। पैसा ले जब भर गया है, बस फेल के पास पैसा चला गया है, मगर एग्जाम का कुछ पता नहीं। बेचारे क्या करेंगे बच्चे, सबका भरोसा ही उठ जाएगा, भरोसा ही उठ जाएगा कि पेपर ही नहीं होने वाला है। तो सब लोगों को लग के यहाँ पे बिल्कुल मतलब जान लगानी है अपनी, बिल्कुल अगर नहीं उठ इस समय नहीं उठे तो फिर समझ दो कि कुछ नहीं होने वाला है, सब खत्म हो जाएगा। इसके बाद बात करें बोकारो की। बोकारो का 2019 का जो एडवर्टीजमेंट है, एडवर्टीजमेंट 02/2019, इसकी बात करी जाए 2019 का रिक्रूटमेंट प्रोसेस था। इसमें एग्जाम हुआ, बहुत अच्छी बात है, एग्जाम हुआ, इंटरव्यू भी हुआ, लेकिन फाइनली अभी तक बच्चों को ये नहीं पता चल पाया कि इंटरव्यू के बाद हमारा फाइनल ज्वाइनिंग कब होगा। और जब ज्वाइनिंग के लिए किसी ने, अभी मैं तुम आरटीआई दिखाता हूँ, इसी एडवर्टीजमेंट 2019 का एडवर्टीजमेंट का ये आरटीआई रखा गया था, और ये 21 अगस्त को आरटीआई फाइल 21 अगस्त को आरटीआई का हमें रिस्पांस आया है। और उस रिस्पांस को देखेंगे आप सभी लोग तो पता क्या चल रहा है, क्या नोटिस में लिखा है, रिप्लाई क्या किया हुआ है, रिप्लाई किया हुआ है कि रिप्लाई किया है कि ये जो प्रोसेस था अंडर कैंसिलेशन चला गया, मतलब अब ये जो पूरा जो रिक्रूटमेंट वैकेंसी का था ये कैंसिल कर दी जा रही है। मतलब बच्चे ने पेपर दे दिया, सब कुछ हो गया, और अब इनका रिस्पांस क्या आ रहा है, रिप्लाई क्या आ रहा है कि अब वो कैंसिल कर दी गई वैकेंसी। मतलब हद हो गई है, पैसा भी दिया, एफर्ट भी दिया, बिहार गए भी पेपर देने, उसके बाद जाके आखिरी में क्या मिला, कुछ नहीं। आखिरी बेचारा जब आदमी हद से ज्यादा चला गया तो आरटीआई क्या बता रहा है कि कैंसिल कर दी जा रही है वैकेंसी, अंडर कैंसिलेशन प्रोसेस। अब इसमें क्या नहीं करेगा बच्चा, आत्महत्या नहीं कर लेगा, कर ही लेगा, पूरा आखिरी जिंदगी लगा दी, उस पर पैसा सब पूरा पढ़ा इतना दम लगा के। आसान नहीं होता है इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट को पढ़ना, एक एक सब्जेक्ट नहीं होता है कि एक सब्जेक्ट हो गया, पूरा पढ़ना पड़ता है, मैकेनिकल हो, सिविल हो, इलेक्ट्रिकल हो, मेहनत लगती है पढ़ने में, पूरा समय देना पड़ता है। टेक्निकल तो पढ़ना ही पढ़ना, उसके बाद नॉन टेक्निकल भी पढ़ना है, और हिंदी भी पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है, दुनिया जहाँ सब पढ़ना, उसके बाद पता चलता है कि वैकेंसी हुई, सब कुछ हो गया, मजा आ गया, उसको मेरा हो गया सिलेक्शन में, इंटरव्यू भी दिया, लेकिन पता क्या चला, वैकेंसी ही पूरी कैंसिल कर दी गई। पता इससे शर्मनाक बात हो सकती है कोई? सब लोगों को परेशान कर देना चाहिए ट्विटर पे, सब लोगों को मिल के सब लोग खड़े हों और इसके लिए मुहिम करें, पूरा रुके नहीं, बिल्कुल इसको कंटिन्यूड रखें सभी लोग। जैसे रोज खाना खाते हैं ना, रोज इसको कंटिन्यू करें, और जो काम कर रहे हैं वो करते रहें, और जो काम करते रहें, क्योंकि देखो ये जो मुहिम चलेगा इससे पेपर तो होगा, ये तो बिल्कुल तय बात है, लेकिन जब पेपर हो तो उस तरह के लिए आपको तैयार भी रहना है। तो इसके लिए आप अपना दिन का कुछ टाइम जरूर निकालिए इस चीज के लिए, इस मुहिम का हिस्सा बनिए, और बचे रिमेनिंग टाइम पे अपनी पढ़ाई करते रहिए, जिससे कि कम से कम जब ये एग्जाम कंडक्ट हो तो उसमें आपको पार्टिसिपेशन मिल सके। और उसी के लिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं, सब लोग लग के मेहनत कर रहे हैं, पता चले गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बना, उन्होंने पेपर कंडक्ट करा दिया, हम तैयार ही नहीं, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, तैयार रहना है आपको, लेकिन पर डे बेसिस पे इसको कंटिन्यू रखना है इस मुहिम को, कि उसे रुकने नहीं देना है, चाहे जो हो जाए। पर डे का पर डे 10 लोग भी अगर इसको ट्वीट करते रहेंगे तो बहुत सारे लोग हैं, इतने में हालत खराब हो जाएगी। अब बात करने वाले हैं सबसे महत्वपूर्ण बिंदु पे, वो है यूपीबीटी और आईआरटी। आईआरटी पूरे इंडिया लेवल में आप देखो तो हमारे इंस्टीट्यूट को बहुत, मतलब डिप्लोमा पॉइंट ऑफ व्यू पे आईआरटी का बहुत नाम है, और यूपीबीटी पूरे यूपी स्टेट को
के अंदर जितने भी डिप्लोमा कैंडिडेट्स हैं वो यूपीवीटी से ही पढ़ रहे हैं। तो उन सभी लोगों के लिए सबसे बड़ा इशू जो फेस करना पड़ा है, उन्हीं बच्चों को बहुत ज्यादा इशू फेस करना पड़ा है, यूपी स्टेट को बहुत ज्यादा इशू फेस करना पड़ता है कुछ खास एग्जाम के लिए। ये सभी में नहीं है, इसरो में नहीं प्रॉब्लम करता है, बार्क में नहीं प्रॉब्लम करता है, एसएससी जे में प्रॉब्लम नहीं करता, लेकिन ये लोग एनपीसीआईएल गुजरात वाला जो फॉर्म आया था 2017-18 में आया था, और इस एग्जाम की सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी कि एग्जाम हो गया, बच्चा जब फॉर्म भर रहा था तब नहीं। बहुत सारे ऐसे फॉर्म होते हैं जब फॉर्म भरा जाता है तो बच्चा अगर कुछ चीजें सेटिस्फाई नहीं कर रही हैं अगर उसकी चीज से, तो उस जगह पर उस फॉर्म को ही रद्द कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ नहीं रद्द करते, यहाँ ये सब पैसा कमा रहे हैं, बस पैसा उनके पास आ गया ना, रिक्रूटमेंट, सबने नोटिफिकेशन आया, सबने फॉर्म भरा, सबने पैसा इकट्ठा कर लिया, हो गया पैसा इकट्ठा उनके पास। लेकिन उस समय ये नहीं देख रहे हैं कि जो उन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया वहां साफ साफ लिख दिया है कि स्पेशलाइजेशन। भाई क्या उन्हें यूपी जैसा बड़ा स्टेट नहीं दिखता है कि उसमें क्या किस तरह से डिप्लोमा करके बच्चे आ रहे हैं? जब आप उस कैटेगरी के लोगों को रिक्रूट कर रहे हैं तो कम से कम ये पता होना चाहिए ना कि उस तरह के लोग किस किस तरह से पास कर रहे हैं अपना डिप्लोमा। लेकिन किसी को इसके बारे में नहीं आइडिया रखना, बस वैकेंसी निकाल देनी, ये नहीं तो साफ साफ मेंशन कर दो कि यूपी को लेना ही नहीं है, वो नहीं मेंशन कर रहे हैं। लेकिन अब यूपी स्टेट का बच्चा तो सब फॉर्म भर रहा है ना, उस जगह कंफ्यूज है, और ना इनके पास कोई टोल फ्री नंबर है, ना कुछ है, ना ये बता सके बच्चे को कि बच्चा बेटा तुम भरो कि नहीं भरो। सब बच्चे भरते जा रहे हैं, कोई कह रहा है कि भर दो, कोई कह रहा है नहीं भर दो, बच्चे को नहीं समझ में आ रहा क्या करे। भर दिया फॉर्म, एग्जाम दे दिया, और आखिरी में इंटरव्यू जब गया बेचारा दौड़ के दूर गुजरात गया दौड़ के, यूपी वाला बच्चा, और वहां पे जाने के बाद भगा दिया उसको बेचारे को कि इंटरव्यू में आपका तो यहाँ हमारी चीजों से मेन से मैच ही नहीं कर रहा है, आप तो स्पेशलाइज्ड हैं, आप तो प्रोडक्शन ब्रांच से मैकेनिकल इंजीनियरिंग करके आए। तो इस सभी चीजों की बहुत बड़ी कमी है। अगर ऐसा ही एनपीसीआईएल कोई छोटा एग्जाम नहीं होता है, कोई छोटा डिपार्टमेंट नहीं, तो ऐसे डिपार्टमेंट में अगर ऐसी चीजें होंगी तो यूपीबीटी को ही बंद कर दो। फिर इसके मतलब है कि उसके अंदर ये जो ब्रांचेस का कैटेगराइजेशन है फिर क्यों सिंगल चलाना चाहिए ना, मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाली, वो नहीं चेंज किया जाएगा। पता नहीं कौन सा सिस्टम चल रहा है और कौन सा रिक्रूटमेंट प्रोसेस चल रहा है, कुछ भी आइडिया नहीं सब चीज का। मतलब एक तरह से नॉनसेंस टाइप का काम, एक बड़े अधिकारी होने के बावजूद भी कोई भी काम ढंग का नहीं करना चाहते हैं। कुछ भी चीज करो कम से कम दो चीजें सबसे जरूरी है, जो भी हो तो साफ सीधा हो, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। मगर वो चीज नहीं जिससे सब लोग बस केवल उसी चीज में आश्वासन पे बस बच्चा बंधा हुआ है, कि तसल्ली में बंधा हुआ है कि हाँ भर देते हैं फॉर्म हो ही जाएगा, बस ऐसे ही चल रहा है। और इसके बाद 2020 में फिर से यही प्रोसेस रिपीट हो रहा है एक नए पार्ट में, एनसीएल 2020 की वैकेंसी है, उसमें भी साफ साफ यही लिख दिया स्पेशलाइजेशन नॉट अलाउड। तो स्पेशलाइजेशन नॉट अलाउड है तो उनको फिर क्यों ही डिप्लोमा करा रहे हैं ना, उनको ना कराएं। तो ये सारी चीजें बहुत बड़े अहम मुद्दे हैं, अगर इन पर हम बात नहीं करेंगे, इन पर चीजें नहीं समझेंगे तो कुछ भी नहीं होने वाला है। खासकर जितने भी जेई के बच्चे हैं, जितने भी डिप्लोमा के बच्चे हैं, वो सब लोग इस बात को बहुत ध्यान दें क्योंकि उनका फ्यूचर इस बात पर रखा हुआ है। अगर दोबारा एनपीसीआईएल वैकेंसी निकाले तो उसको ये पता चल जाना चाहिए, एनपीसीआईएल को टैग करो सब लोग कि ये पता रखो कि गुजरात वाले फॉर्म में क्या किया था उन्होंने, और आगे अगर करना चाहते हैं ऐसा तो साफ साफ लिखें। और इसके बाद मैं इंपॉर्टेंट मुद्दे पे बात कर रहा हूं कि प्राइवेट सेक्टर्स, गवर्नमेंट का एक बात स्टेटमेंट, एक साफ सीधा स्टेटमेंट है कि भाई मैं वैकेंसी ज्यादा नहीं निकाल सकता हूं क्योंकि हम गवर्नमेंट में ज्यादा वैकेंसी नहीं निकाल सकते। अगर हम ज्यादा वैकेंसी नहीं निकाल सकते तो उसके लिए, और ये जो इतने सारे निकल रहे हैं होड़ में, बिल्कुल पूरा का पूरा डिप्लोमा से बच्चे, इंजीनियरिंग से बच्चे, उनका क्या किया जाएगा? वो कहाँ जाएंगे, किस कोने में जाके रहेंगे? जाके हर साल डिप्लोमा में भर रहा है बच्चा, निकल रहा है बच्चा, वो कहाँ जाएगा? अगर आप कह रहे हैं कि नहीं नहीं प्राइवेट जॉब पे जाएगा, प्राइवेट जॉब में आपने एक नया कॉन्सेप्ट और निकाल दिया, पता नहीं कौन सी दुनिया में करके, कौशल विकास योजना, अगर वहां जा रहा है तो उसके पीछे भी कुछ भी, कोई भी सुपरविजन नहीं है, कोई भी किसी भी तरह का कोई भी ध्यान नहीं दिया जाता है कि आज प्राइवेट कंपनी उस चीज का किस तरह से फायदा उठा रही है। उसके बारे में मैं बताऊंगा अभी सब चीजों के बारे में। लेकिन पहले जो मैं बात करने वाला हूं वो ये कि मॉडिफिकेशन होना चाहिए प्राइवेट सेक्टर रिक्रूटमेंट प्रोसेस पे। अगर बच्चे को प्राइवेट सेक्टर में भेजना है जॉब के लिए आपको, तो बच्चा जाएगा। मानता हूं कि दो कैटेगरी के स्टूडेंट, एक बहुत अच्छे पढ़ने में और एक थोड़े कमजोर है दो कैटेगरी के दल, सभी एक जैसे नहीं होते। तो जो अच्छे हैं उनको तो मिल गई गवर्नमेंट जॉब, जो नहीं अच्छे हैं कम से कम उनको तो कहीं ऐसी जगह जाना चाहिए ना जहां उन्हें सिक्योरिटी फील होती है।
आप खत्म कर रहे हो गवर्नमेंट का वैकेंसी, प्राइवेट में ला रहे हो तो एक सिक्योरिटी तो मिले बच्चे को, एक लगे तो उसको कि नहीं हाँ मैं प्राइवेट में रह के भी हाँ बहुत अच्छा कर सकता हूँ। उसे ये लग रहा है कि मेरा तो शोषण हो जा रहा है, मैं तो दिन भर बिल्कुल लेबर की तरह काम कर रहा हूँ, तो फिर मैंने डिप्लोमा क्यों किया था? और डिप्लोमा किया था तो बहुत ही निहायती घटिया तरीके का डिप्लोमा कराया आप लोगों ने। कोई भी टेक्निकल नॉलेज बेटर नहीं है बच्चे के पास है, बस ऐसे ही चल रहा है, बस चल रहा है। वो तो एक इसके लिए तो मैं स्पेशल वीडियो बनाऊंगा कि क्या ये तरह का एजुकेशन पॉलिसी है डिप्लोमा, और किस तरह से कौन से टीचर्स वहां पर रिक्रूट किए जा रहे हैं, क्या इसके बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। लेकिन अभी जो मैं पॉइंट रखना चाहता हूं अपने, कि प्राइवेट सेक्टर्स में मॉडिफिकेशन किया जाए, अगर उनको प्राइवेट जॉब देनी है आपको तो। अगर गवर्नमेंट की वैकेंसीज खत्म कर रहे हो आप, तो प्राइवेट में सिक्योरिटी दो उसको, कि बच्चे को सिक्योरिटी लगे। उसके लिए भी एक कंडक्शन होनी चाहिए, कुछ प्रोसेस होने चाहिए, जो मैं अपनी तरफ से सजेशन देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये बात गवर्नमेंट तक पहुंचे, सभी लोग इस जितने भी डिप्लोमा का एक पूरा संघ है, जो ग्रुप है, वो इस बात को ध्यान दे, वो अपने लिए ये हिस्सा जरूर मांगे गवर्नमेंट से, मांगे उससे, कहे क्या कि कॉन्ट्रेक्चुअल जो जॉब निकाल रही है गवर्नमेंट, समझ रहे हो, संविदा पे जो जॉब निकाल रही है, कि आज जैसे दूध में एक मक्खी गिर जाती है उसको उठा के फेंक दिया जाता है, वही हालत हर एक आदमी की होने वाली है इस कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब में। तो उसको खत्म करना है, कॉन्ट्रेक्चुअल है, हमें परमानेंट चाहिए, हमें परमानेंट जॉब चाहिए, हमें किसी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जॉब नहीं करना है, कोई ठेकेदारी खरीदारी नहीं, परमानेंट जॉब मिले किसी, ये सब चीजें बहुत गलत हैं, सबके लिए गलत है। मैं बिल्कुल इस चीज को एग्री नहीं हूं, इसके साथ बिल्कुल भी एग्री नहीं, और आपको भी एग्री नहीं होना चाहिए। दूसरी बात है, जो भी अप्रेंटिसशिप वाला कॉन्सेप्ट आया है कौशल विकास योजना के तहत, मैं आप सभी को बता दूं, इस बात को बहुत गौर से समझना, और ये एक ऐसी चीज है जिसका सबसे ज्यादा फायदा प्राइवेट सेक्टर उठा रहा है। और आज के समय पे क्या फायदा उठा रहा है कि गवर्नमेंट ने एक स्टेटमेंट दे दिया, कौशल विकास योजना के तहत आप बच्चों को ट्रेनिंग दीजिए। अब डीटी वाला कॉन्सेप्ट प्राइवेट में कर दिया गया है, डीटी के जरिए आपको मतलब एक ट्रेनिंग बेसिस पे रखा जा रहा है, मतलब ट्रेनिंग पार्ट पे रखा जाएगा, उससे पहले आपको अप्रेंटिसशिप दी जाएगी। और अप्रेंटिसशिप में जब बच्चा जाता है तो उससे वो काम कराया जाता है, क्योंकि इसमें प्राइवेट कंपनी को तो पैसा देना नहीं, देना गवर्नमेंट को पैसा है। और प्राइवेट ये शो करती है कि मैंने इतने बच्चों को कौशल विकास योजना के तहत ट्रेन किया, और ट्रेन क्या किया है उन्होंने, उससे बस अपना प्रोडक्शन निकलवाया है, अपनी कंपनी का सारा काम निकलवाया, खींच के लेबर की तरह काम कराया। और 80% बहुत सारे ऐसा कैंडिडेट है जो कि उस पर्टिकुलर पार्ट में अप्रेंटिसशिप करने के बाद उसको कंपनी से फिर निकाल दिया गया। क्यों? क्योंकि उसका क्या करेगा वो, जब उसे हर साल ऐसा बल्क में आदमी मिल जा रहा है, हर साल डिप्लोमा से बिल्कुल भीड़ आ रही है, बिल्कुल गवर्नमेंट ने तो भीड़ बढ़ा ही दी है डिप्लोमा में, हर साल एडमिशन लेते रहो, निकलते रहो, और हम वैकेंसी निकालेंगे नहीं, तो जाओ तुम प्राइवेट में, जाने के बाद वहां पर प्रोडक्शन करो जाके खूब, और प्रोडक्शन करने के बाद में हालत जब तुम्हारी खराब हो जाए तो फिर बाद में कंपनी उसको बाहर निकाल दे रही है। और जब बाहर निकाल दी तो 20% बच रहे हैं उसमें, जो उसको उसने परमानेंट किया तो इस जगह पे अगर सुपरविजन नहीं होगा तो बहुत ही प्रॉब्लम वाली बात है। हर एक बच्चा जो अप्रेंटिसशिप में जा रहा है तो उसको परमानेंट करना चाहिए, हर एक प्राइवेट कंपनी को परमानेंट करना चाहिए। उसने 1 साल काम किया, उसके साथ टेस्ट कराओ, उसको टेस्ट कराओ, टेस्ट कंडक्ट करने के बाद में उसको दिखाओ कि तुम्हारे नंबर कम है, तुम्हारे नंबर ज्यादा है, तुम नहीं आ सकते हो। बच्चे को संतुष्टि होनी चाहिए कि हाँ मैं कैपेबल नहीं था, इस वजह से मुझे कंपनी में नहीं रखा गया। वो 1 साल ईमानदारी के साथ अप्रेंटिसशिप तो करे अपनी पूरी, बट ऐसा नहीं है, उसका कोई प्रोसेस नहीं, मतलब एक प्रोसेस बना दिया है, एक प्रोसेस बना दिया, लेकिन उसके हाथ पैर कुछ नहीं, बस देखने में सुंदर लग रहा है। तो वो चीज नहीं होनी चाहिए, वही हो रहा है। इसके लिए आप सब लोग को खड़ा होना पड़ेगा और इस बात को आगे उठाना पड़ेगा। इसके साथ साथ मैंने जो अपनी तरफ से सोचा है कि एक सेपरेट सीईटी एग्जाम होना चाहिए, खासकर इंजीनियरिंग जॉब्स के लिए, जैसे कि अभी गेट में हुआ है कि सारे प्राइवेट सेक्टर्स को आपस में जोड़ा जा रहा है एक सिंपल, एक सिंगल रिक्रूटमेंट प्रोसेस के जरिए। तो वैसे ही यहाँ पर सिंगल रिक्रूटमेंट प्रोसेस होना चाहिए हर एक डिप्लोमा कैंडिडेट के लिए। अगर वो प्राइवेट जॉब में जाना चाहता है, किसी भी, जितनी भी प्राइवेट कंपनीज है, वो सब कुछ एक कंडक्शन, एक एग्जाम से कंडक्ट हो, बच्चा एग्जाम क्वालिफाई करे, उसकी रैंक आए, जैसे वो डिप्लोमा के कॉलेज के अंदर एडमिशन ले रहा था, ऐसे ही वो जॉब के अंदर अपना अपनी दम के बल पे वो जॉब ले, सिक्योरिटी ले कि हाँ मैंने एग्जाम निकाला था, मैं हकदार हूं इसका, मेरा इंटरव्यू लो। बिल्कुल जैसे गवर्नमेंट में सिलेक्शन होता है, एज इट इज ऐसे ही आप, हाँ मानते हैं, आप लोग कह रहे हो कि मेरे ऊपर, आप ही के ऊपर, गवर्नमेंट के ऊपर ही प्रेशर घटेगा उस चीज का। वो वैकेंसी नहीं निकाल पा रहा ना, लोड है ना आपके पास, निकालो प्राइवेट में, दो ना वैकेंसी, उसको चलाओ उसी तरह, एक प्रॉपर मैनेजमेंट से चलाओ। बट इस तरह भी चीजें ये भी नहीं कर पा रहे हैं लोग,
करके दिखाया ना ये भी। हाँ, बहुत सारा मेजोरिटी स्टूडेंट है जो जाएगा उधर कर लेगा वो, लेकिन लेबर बन के नहीं कर पाए, क्योंकि उसने लेबर वाली पढ़ाई नहीं करी थी। लेबर वाली पढ़ाई नहीं करी थी, कोई नहीं करेगा। गैंगमैन ट्रैकमैन की नौकरी नहीं करने जा रहा है डिप्लोमा का बच्चा। लेकिन हाँ, आप क्या करें, बेचारे के पास कुछ नहीं है, उसे गैंगमैन ट्रैकमैन पटरियों पे जाके बस केवल उसे हथौड़ा मारना है, इसकी भी वो वैकेंसी भर रहा है। मतलब एक हद हो गई है कि लेवल नहीं समझ में आ रहा है कि क्या होना चाहिए। मतलब ये जो एग्जाम हो बिल्कुल उसी तरह जैसे गवर्नमेंट में ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी की वैकेंसी निकलती है, उसी तरह प्राइवेट में भी ग्रुप ए, ग्रुप बी, सी की वैकेंसी निकले, प्रॉपर रिक्रूटमेंट प्रोसेस हो, वैकेंसीज निकले, उसमें भी नोटिफिकेशन में क्लियर हो सारी चीजें कि इस दिन एग्जाम होगा, इस दिन इसका सारा चीजें क्लियर होंगी, सारा बिल्कुल प्रॉपर हर चीज एक तरह मेंशन होना चाहिए, सब कुछ एक प्रॉपर मैनेजमेंट से हो, तभी सभी के लिए ये चीज हो सकती है। नहीं तो कुछ नहीं, बस ऐसे ही हवा हवाई की चीजों में बस चुनाव आया, भर भर के वैकेंसी आई और पता उसका कुछ भी नहीं चल रहा है। सब बिल्कुल बेवकूफों की तरीके बेचारे आश्वासन में बैठे हुए हैं कि बस होगा होगा, चिंता मत करो बेटा, तुम्हारा भी हो जाएगा, तुम्हारा भी हो जाएगा, तुम्हारा भी हो जाएगा, बस तुम इस बार हमें वोट देते रहो। यही चल रहा है बस। और इसके खिलाफ नहीं खड़ा होगा अगर कोई, तो सब पिस जाएगा। और ऐसा हो जाएगा ना कि मैं बता रहा हूँ कि केवल केवल जीना ही, अगर तुम जी रहे हो ना, तो यही बहुत बड़ी बात है। ऐसी सिचुएशन आने वाली। तो अगर ऐसी सिचुएशन सब लोग देखना चाहते हैं तो कुछ ना करें, और नहीं देखना चाहते तो खड़ा होकर इसको सब लोग एक साथ आए, जुट करें एक साथ। ये समय केवल एक साथ जुड़ने का है, और नहीं जुड़ोगे तो कुछ नहीं होगा। अब बात जो सबसे बड़ी मैं करने वाला हूं, ये रिवेन्यू जनरेशन। अब रिवेन्यू जनरेशन बहुत ही ऐसी बात है कि इसके लिए क्या बोले, गवर्नमेंट का क्या बोला जाए रिवेन्यू जनरेशन का, इनका मेहनत क्या, एजेंडा क्या है, रिवेन्यू जनरेशन क्यों कर रहे हैं। सबसे पहली बात है, सबसे पहला इनका स्टेप समझिए इनके। सबसे क्या करते हैं, सबसे पहला स्टेप करते हैं, सबसे पहले आप सबको बेरोजगार बनाएंगे, अनएम्प्लॉयमेंट डेवलप करेंगे। अनएम्प्लॉयमेंट कैसे, वैकेंसी नहीं निकालेंगे, पूरा सरकार बन जाएगी, वैकेंसी नहीं निकालेगा, अनएम्प्लॉयमेंट बना देंगे पूरा। मतलब एक तरह से वैक्यूम, कोई वैकेंसी नहीं, सारा आदमी निकलता जा रहा है। गवर्नमेंट हर एक कॉलेज से निकल रहा है, एक साल निकला, 2016 बैच निकला, 17 बैच निकला, 18 बैच निकला, निकलता जा रहा है, और इकट्ठा होके बस अपना अपना हाथ खड़ा कर रहा है कि हमें जॉब चाहिए, हमें जॉब चाहिए, हमें जॉब चाहिए। प्राइवेट में कुछ मजा, बिल्कुल भी प्रोसेस खराब कर दिया, उसके बाद गवर्नमेंट में भी पूरा प्रोसेस खराब कर दिया। वो भी बस ऐसा नहीं कि वो चाहते हैं कि ऐसा कर देंगे, वो बस क्या है ना कि हवा हवाई वाली चीज हो जा रही है, एक सही मैनेजमेंट से काम नहीं कर पा रहे हैं, बस यही कारण है सबसे बड़ा। प्लान्स लाने से कोई मतलब नहीं है, प्लान लाने का उसका एग्जीक्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो वहां क्या हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट आ गई, और अनएम्प्लॉयमेंट आने के बाद में लोग बेरोजगार हो गए। अब सबको नौकरी चाहिए तुरंत। एक समझ रहे ना, एक आएगा नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन जब आता है तब बच्चे को लगता है कि हाँ अब कुछ हमारे लिए आया 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 आया। बस सब बच्चा भरना चालू करेगा फॉर्म, सारा का सारा बच्चा फॉर्म भरना चालू कर देगा, चाहे टेक्निकल हो चाहे नॉन टेक्निकल हो, भरने दो फॉर्म। फॉर्म भर रहा है, सारा पैसा कहाँ गया, रेवेन्यू, पूरा का पूरा गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू चला गया। अब इसकी संख्या बताने की मुझे जरूरत नहीं है, आप सबको पता है। एनटीपीसी इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, और छोटे छोटे तो कितने सारे हैं, उसकी तो बात ही मत करो। कितने सारे रुपए हैं जो हम ही लोगों के रुपए हैं, और वो कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, वो सब सरकार के पास जा रहे हैं। और उसका यूज वो कहाँ कर रही है, एग्जाम तो कराया नहीं है ना, तो सेंटर को तो पैसा दिया नहीं, एग्जाम कंडक्शन का तो खर्च अभी आया ही नहीं ना, वो पैसा गवर्नमेंट के पास में है, और वो पैसे का वो यूज करती है क्या करने के लिए बताओ। सारा पैसा जो कलेक्ट करा रिवेन्यू, उसका यूज करती है अपने इलेक्शन के एडवर्टीजमेंट में, सबसे बड़ा हिस्सा। इलेक्शन के एडवर्टीजमेंट में पैसा मिलना चाहिए, बड़े बड़े पोस्टर लगने चाहिए, पूरा कस के प्रसार प्रचार होना चाहिए, उसमें कोई कमी नहीं आए, कहीं से भी कमी नहीं है, हर तरफ से जहां से पैसा आ जाए आ जाए, वो ही होता है। पैसा आया सभी हम लोगों से, अब बस उसके बाद में बच्चा कहेगा सर पेपर कब होगा, एग्जाम कब होगा, और उसके लिए बेटा तसल्ली रखो, तसल्ली रखो, सभी लोग का एग्जाम होगा। मतलब स्टार्टिंग में बस वही है ना कि आश्वासन दे दिया नोटिफिकेशन निकाल के कि पेपर होगा, वैकेंसी आ गई है, यूपी ट्रिपल एस सी जेई 16 आ गई है, यूपी ट्रिपल एस सी जेई 2018 आ गई है, और अगर 2020 भी निकाले तो वो भी आ ही जाती, वो भी आ जाती, सभी फॉर्म भर देते, सभी यही हो जाता, पैसा कलेक्ट करके अपने सारे। आपको पता होगा 2013 से लेके 2020 के बीच में कितने चुनाव हो चुके हैं, बहुत सारे चुनाव हुए, गिनना जाके आप कितने लाइन से चुनाव होते रहे, और हर जगह चुनाव हुआ, पैसा खर्चा हुआ, सारा पैसा यहाँ से इकट्ठा हुआ, इकट्ठा होने के बाद सब मस्ती चल रही, सब पूरा हो गया और उसके बाद में एग्जामिनेशन को होल्ड कर दिया, पेपर ही नहीं होना है। अब उस पैसे को कुछ लोग कैसे भी समझ ले, उसने प्रचार प्रसार में लगा दिया, होल्ड करके उसका हरा ब्याज बनाए ले जा रहे हैं, कुछ भी करें, पैसा अपने पास रखा हुआ है, उन्होंने जैसे भी यूज करें वो यूज कर रहे हैं, हमारी चीजों को वो यूज कर रहे हैं।
और हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। सबसे बड़ी बात ये है, फर्क नहीं पड़ रहा है, सब अपने अंदर ही उस चीज को लेके बैठे। बाहर आओ, खड़े हो सब लोग इसके लिए, नहीं खड़े हो गए तो सब निकल जाएंगी चीजें। इसके बाद जब ये सब चीजें हो गई, बच्चे लोग बड़े गुस्से में, जैसे आज एक गुस्सा ऐसे हर हर दिन गुस्सा रहता है हर उस यूपी ट्रिपल एस बच्चे के लिए, हम लोग उसको देख नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो गुस्सा किसी ना किसी जगह पे निकल ही रहा होता है। और उस गुस्से की वजह से कोई ना कोई स्टेट एग्जाम करा ही देती है, मतलब उसका रिजल्ट फिर निकालती है कि एग्जाम करा दिया, फिर रिजल्ट के लिए उस प्रोसेस किया। मगर ये लंबा प्रोसेस, इसमें आपको खड़ा होना पड़ता है, लड़ना पड़ता है। पहले तो वैकेंसी निकाली और उसके समय पे सब स्मूथ चला, बहुत अच्छा वैकेंसी आ गई, प्रॉपर सब कुछ हो गया, लेकिन पेपर को कंडक्ट कराने के लिए फिर हम ही को कहना पड़ा भाई एग्जाम कराओ 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 कराओ, फिर रिजल्ट निकालो 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 निकालो। यहाँ तक इतना जब प्रेशर करते हैं हम सब लोग, तब जैसे आज प्रेशर हो रहा है ना, ट्रिपल एस जेई के लिए प्रेशर हो रहा है ना, करना पड़ रहा है ना हम लोगों को, नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। एसएससी जेई में प्रेशर करना पड़ रहा है ना, ये बहुत बड़े बड़े एग्जाम्स हैं। यूपी ट्रिपल एस जेई स्टेट जेई का एग्जाम है, बहुत बड़ा एग्जाम, जो हर एक बच्चे की ड्रीम जॉब होती है। अगर स्टेट जेई बन जाए, वो कहीं दूसरे स्टेट में नहीं जॉब करना चाहता, अपनी स्टेट में रहना चाहता है, तो कहां से कैसे हो पाएगा यार, नहीं हो पाएगा। और अगर हो भी गया, रिजल्ट आ भी गया, तो देखो ना होता क्या है, रिजल्ट डिक्लेयर अगर हो गया और रिजल्ट होल्ड हो गया, दो केस हो जाते हैं। रिजल्ट डिक्लेयर कर देंगे और या तो रिजल्ट होल्ड कर देंगे, रिजल्ट ही अभी नहीं निकालेंगे। देखो ना 2013 का भी पेंडिंग है पूरी तरह से, ज्वाइनिंग ही नहीं है, रिजल्ट तो आ गया मान लो, ज्वाइनिंग पेंडिंग है अभी पूरी की तरह से। समझ रहे हैं ना, 8 साल होने जा रहे हैं यार, ज्वाइनिंग अगर 8 साल बाद दे रहे हैं, 8 साल में हर महीना अगर वो ज्वाइनिंग ले लेता तो 7 साल नौकरी करता तो कितना पैसा कमाता वो अब तक। लेकिन 8 साल वो बैठा हुआ है, उस एग्जाम को निकालने के बाद बैठा हुआ है, तो बहुत बड़ी बात है। डिक्लेयर हुआ एग्जाम तो उसके बाद में ज्वाइनिंग ही होल्ड हो गई। एएलपी में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने बहुत मेहनत करके टेक नॉन टेक सब पढ़ा, जाके अब नौकरी निकाल ली है, वेटिंग में है कुछ लोग की अभी होल्ड है। धीरे धीरे सब चल रहा है, पता नहीं कैसे रेंग रेंग के चल रहा है, पता ही, मतलब एक दिन में बहुत कुछ हो जाता है, एक दिन में बहुत कुछ हो जाता है, चीजें कहां से कहां चली जाती। लेकिन एक एएलपी का एग्जाम कंडक्ट होने में लंबा समय लगता है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि बच्चे क्या करेंगे। और एक बहुत ही बड़ी बात मैं बता दूं आज, जो मुझे सुन के या मुझे, मैं सुनता हूं तो मुझे बड़ा कठिन, मतलब तकलीफ होती है बहुत। क्या बताओ, वैकेंसी जो है ना, रिजल्ट आने के बाद वैकेंसी आई, सब कुछ क्लियर हुआ, वैकेंसी सब कुछ, वैकेंसी आई, रिजल्ट आया, सब पूरा, जॉब भी मिल गई, बट लोगों ने जॉब भी करी 3 साल तक, नौकरी करी 3 साल तक। दूसरी सरकार थी तो नौकरी करी, दूसरी सरकार का रिक्रूटमेंट प्रोसेस हुआ, सब सेलेक्ट है जल निगम में। जल निगम का 2016 वाला भूलना नहीं है किसी को भी, ये लोग खड़े हो जाएं आज, और नहीं खड़े होंगे तो बस ऐसे ही रहे सभी लोग, खड़े हुए सभी लोग। एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है। अगर एक ने गलती करी थी उस सरकार में अगर एक ने गलती करी थी तो उसके लिए सीबीआई जांच करनी चाहिए, सीबीआई जांच करना चाहिए, उसके लिए उस पर्टिकुलर आदमी को पकड़ना चाहिए जिसने उसमें धांधलेबाजी से अपना रिक्रूटमेंट फाइनल किया, कोई सोर्स लगाया, कुछ भी किया। लेकिन और जो लोग मेहनत करके उसके अंदर गए थे जल निगम में, क्या वो सारे लोगों का ऐसा ही हो गया कि सारे लोग जल निगम में जो सेलेक्ट हुए थे सब इसी प्रोसेस से हुए थे? ये मैं पूछा चाह रहा हूँ कि सभी लोग क्या उसी तरह से सभी को नौकरी मिली? नहीं मिली ना। लेकिन क्या हुआ, 3 साल बाद 2019 में इसको पूरी तरह से, इसकी वैकेंसी को ही खत्म कर दिया गया। अगली सरकार आई, पुरानी सरकार ने नौकरी दी, अगली सरकार आई और वो नहीं, ऐसे ही होता रहेगा। एक सरकार आएगी नौकरी देगी, अगली सरकार आएगी वो कह देगी कि अरे उनके फलाने, उनके फूफा, उनके जीजा, उन्होंने ये कर दिया वो कर दिया, वैकेंसी पूरी कैंसिल कर दो। मतलब वो आदमी जिसको, गरीब घर से, डिप्लोमा का बच्चा है, गरीब घर से आता है, जहाँ इसके पापा किसान है, उन्होंने पूरी अपनी पूंजी लगा दी बच्चे को डिप्लोमा कराने में, कोचिंग कराने में, सब कुछ कराने में। आज उसके हाथ में नौकरी जब आया, जब वो खड़ा हो गया है, कैपेबल हो गया है अपने पापा लोगों के लिए काम करने के लिए, तो वहां पे जाके उसको ये फेस करना पड़ रहा है कि 3 साल बाद आप इस नौकरी में नहीं है, अब वो क्या करे। मतलब एक हद हो गई है यार, एक हद से ज्यादा जब आदमी, कहते हैं ना, एक थ्रेशोल्ड से सब ज्यादा आदमी आगे निकल जाता है तो वहां पर उसके लिए कुछ बचता नहीं। और वही हालत आज के तौर पर आ चुका है, और अगर सब लोग उसके लिए नहीं खड़े होंगे तो फिर कभी कुछ नहीं होने वाला है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, साफ साफ बता दे रहा हूँ। हाँ, एक मैं बात बता दूं, इसमें से सबसे बड़ा नुकसान केवल उन्हीं लोगों का है जो कमजोर हैं, जो जो कुछ नहीं कर पाते हैं, जो कमजोर लोग हैं, वही लोग का बड़ा नुकसान हो रहा है। बोलते हैं ना कि सेल्फ, अपनी तरफ से आत्मनिर्भर बने, अपनी तरफ से जॉब जॉब क्रिएशन दें, जॉब निकालें। अरे जॉब क्रिएशन
नहीं निकल सकता है। जॉब क्रिएशन निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत मेहनत लगता है उसमें। उसके लिए सभी के अंदर दिमाग होना चाहिए। इतना दिमाग बचपन से नहीं दिया गया किसी को। किसी बच्चे को नहीं पता होता है कि कब क्या करना है, तो वो क्या जॉब क्रिएट करेगा। एजुकेशन सिस्टम इतना गंदा है। डिप्लोमा एक बच्चा करता है, उसको खुद ये नहीं समझ में आता है कि कैसे हम कोई गियर ट्रेन या कुछ भी बनाए। मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल कोई भी ब्रांच हो, फाइनल ईयर में लोग प्रोजेक्ट खरीद के जमा कर देते हैं। उन्हें इतना आइडिया नहीं होता है कि कैसे प्रोजेक्ट्स बनाएं। तो क्या क्या वो कुछ नया बनाएंगे? क्या लोगों के लिए काम करेंगे? कुछ कर पाएंगे? कॉलेजेस में भी यही बोल दिया जाता है कि बेटा कुछ नहीं, बस खरीद दो, जाओ, जो मिल जाएगा। अच्छा, 10 लोग का ग्रुप है, 10 लोग 8 लोग ग्रुप हो, 5,000 का मिल जाएगा, और पर हिस्से में इतना आएगा, तुम लोग बस जमा कर देना आके उसको। हम भी अपने काम से फुर्सत, वो भी फुर्सत, सब चल रहा है, बिल्कुल चलता जा रहा है। कुछ नहीं, वो बना, खरीद के आया, वो एक कोने में पड़ा है। मतलब कहने का ये है कि सब निहायती बिल्कुल घटिया तरीके से सारा काम हो रहा है। मतलब उसका कुछ भी मैं क्या बोलूं उसमें, कि किसी भी पार्ट पे सही ढंग से चीजें नहीं है। और जब तक ये सब सुधार नहीं आएगा तब तक चीजें नहीं बनेंगी। मैं आज भी ये कहता हूं कि गवर्नमेंट जॉब इज नॉट मच मोर इम्पोर्टेंट फॉर अस। अगर हम प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं तो ये बहुत ही गलत है, क्योंकि हम कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे चीजें कर रहे हैं, और वो केवल एक लोगों की चीज हो जाती है, उसे कहते हैं मोनोपोली, और ये सबके लिए खतरनाक है। इस वजह से एक सिस्टम होना चाहिए जिसमें सबका हक होना चाहिए कि मैंने एक जॉब निकाला है, मैं उसका हकदार हूं। जैसे आज गवर्नमेंट में लोग करते हैं कि मैं सिक्योर हूं, कि मैंने एक रिक्रूटमेंट में प्रोसेस किया और मेरे को आज गवर्नमेंट नौकरी मिल गई है, मैं पूरी तरह सिक्योर हूँ। लेकिन प्राइवेट बंदा आज भी नहीं सिक्योर है, क्योंकि उसे कभी भी किसी भी समय निकाला जा सकता है, उसका डर है उसके अंदर। जब तक ये डर नहीं खत्म करेंगे ये लोग, तब तक कुछ प्राइवेटाइजेशन नहीं हो सकता, ना ही करने दिया जाएगा। तो उस चीज को, उस धरोहर को अगर हम खराब कर रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ी गलत चीज है। इसके लिए अगर सब लोग नहीं खड़े हो रहे हैं तो कुछ नहीं हो सकता है। मैं आज बस अपनी बात यहीं खत्म करता हूं, और इस बात को मैं बार बार कह रहा हूं कि यू हैव टू बी यूनिटी, यू हैव टू मेंटेन दी यूनिटी। और ये समय केवल केवल एक साथ जुड़ने का, एक साथ सभी लोगों का जुड़ने का है। सारे टीचर्स का, सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का, सारे कॉलेजेस में जो भी बड़े लोग हैं, जितने जो लोग भी ज्यादा से ज्यादा लोगों से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए हैं, वो सब लोग सामने आए, एक साथ लड़े, एक साथ सब लोग जुड़े। मैं बार बार ये कह रहा हूँ, ये केवल लड़ाई केवल केवल किसी एक पर्टिकुलर जोन के लिए नहीं है, हर तरह के कैटेगरी के लोगों के लिए लड़ाई है। सब लोग अपने लिए इसी लड़ाई में एक साथ हिस्सा बने, केवल एक ही लोग ना खड़ा हो, सभी लोग आए। हम इंजीनियरिंग को लेके आ रहे हैं, कुछ लोग एसएससी रेलवे को लेके आ रहे हैं, सब लोग आ रहे हैं, सारे लोग एक साथ आए, हर वो बच्चा है, हर वो लोग डिपार्टमेंट आए, हर वो तरह का लोग आए, और मिलके एक बड़ा एक चीज लाएं जिससे लगे गवर्नमेंट को नहीं कि सब अपने मन की बात नहीं है। अगर हम लोग नहीं खुश हैं तो कुछ नहीं खुश है। हम ही लोग अगर वहां बैठा सकते हैं तो हम ही लोग नीचे भी ला सकते हैं, और नीचे लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान है। लेकिन एक बात मैं बता दूं, जितना देर कर देगा आदमी ना, तो नीचे लाने के लिए बहुत लाले पड़ जाएंगे, कोई नहीं नीचे ला पाएगा। तो इसी वजह से कह रहे हैं कि समय ना निकले उससे पहले सब लोग इसको इतना ज्यादा फोकस दें कि जब तक सिस्टम चेंज ना हो जाए, इन सभी बातों को जो मैंने 7 पॉइंट रखे हैं, इन 7 पॉइंटों को सब लोग जरूर से जरूर, मैं इसका स्क्रीनशॉट जरूर सेंड कर दूंगा, और 7 पॉइंटों को आप सब लोग शेयर करें। इन 7 पॉइंटों को चेंज होना चाहिए, पूरी तरह से चेंज होना चाहिए। और मैं इस बात से लेके अपनी बात खत्म करता हूं, और पूरा लग के मेहनत करेंगे सब लोग, लग के इस पूरी मुहिम में साथ रहेंगे। मैं तो हमेशा साथ हूं, और सब लोग साथ रहें, अपने साथ रहें, और लग के सब लोग इस पूरी मुहिम को आगे बढ़ाएं, और सब लोग अच्छा करें। और मैं विश्वास तो नहीं दिला सकता हूं, लेकिन आज इतना जरूर भरोसा रखता हूं कि सब लोग अगर साथ रखते हैं तो इन सभी चीजों में चेंज आएगा। ऐसी कोई चीज नहीं है जो परमानेंट हो, बदलती है, लेकिन उसके लिए हमें खड़ा होना पड़ेगा। तो करना कुछ नहीं है, करना बस इतना है कि मैं, विवेक, सभी लोगों के साथ ही बस कहना चाहता हूं कि सब लोग इस पार्ट को ध्यान दें। इट्स अ टाइम टू यूनिटी। यूज द हैशटैग स्पीक अप फॉर इंजीनियरिंग जॉब्स। और भी जो भी हैशटैग्स हैं जो ज्यादा पॉपुलर हैं, जो जिनके लिए हम सब लोग लड़ रहे हैं, उन सबको भी यूज करो, सब लोग आपस में आओ। तो अवर फॉर द इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, सभी लोगों के लिए सेम हैशटैग है, कहीं भी कोई स्पेलिंग मिस्टेक्स ना करे। स्पीक अप फॉर इंजीनियरिंग जॉब्स, जॉब्स है, जॉब नहीं है, जॉब्स, यूज दी जॉब्स, ठीक है। और ये सभी एजे एग्जाम, सभी बीटेक के साथ साथ, मैं बीटेक को ज्यादा कवर नहीं कर पाया हूँ इस वीडियो में, लेकिन मैं उन सभी लोगों से भी कहना चाहता हूँ कि वो सब लोग भी मिलकर पूरा का पूरा इस चीज को सपोर्ट करें, क्योंकि ये कहीं ना कहीं सभी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के लिए है। और
मैं मिलता हूँ इसी तरह किसी एक अच्छे वीडियो में, जिसमें मैं फिर से सभी बातों पे, मुद्दों पे डिस्कशन करूंगा, और ये बहुत ही रेलिवेंट है। तब तक के लिए जुड़े रहें आरटीजे डिजिटल के साथ। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।